नमस्कार, स्वागत आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मॉब लिंचिंग पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। भागवत ने कहा कि मॉब लिंचिंग से संघ का कोई कनेक्शन नहीं है। लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने की साजिश है। फिर क्या था? भागवत के इस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया। ओवैसी ने गुजरात दंगे की याद दिलाई तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी हमला करने से पीछे नहीं रहे और उन्होंने भागवत को नसीहत दे दी। तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस को 1984 के दंगों की याद दिला दी। यहां तक कि दिग्विजय सिंह को कुछ दिन पाकिस्तान में रहने की भी सलाह दे दी गई है। आज हम मॉब लिंचिंग को लेकर ही चल रहे इन आरोपों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आरोप प्रत्यारोप दोनों ही दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए रिपोर्ट, उसके बाद हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। एक शब्द चला पिछले साल लिंचिंग, ये क्या हमारे यहाँ होता था? कभी हुआ है? ये शब्द कहां कहां से आए हैं? इसके संबंधित पुरानी कहानी तो एक बाहर जो धर्म ग्रंथ तैयार हुआ उससे मिलती है। उस धर्म से उसके कोई संबंध नहीं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल करना गलत है। ये शब्द भारत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की घटनाओं से संघ का कोई लेना देना नहीं है और इन्हें रोकना हर किसी की जिम्मेदारी है। विजयदशमी के दिन मॉब लिंचिंग पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासत का केंद्र बन गया है। संघ प्रमुख के इस बयान पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी मोहन भागवत के एकजुटता पर दिए गए बयान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन भागवत एकजुटता के संदेश का पालन करने लगेंगे, उसी दिन मॉब लिंचिंग और नफरत जैसे सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जिस दिन मोहन भागवत जी एकजुटता का संदेश देकर उसका पालन करने लगेंगे, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। मॉब लिंचिंग भी खत्म हो जाएगी, नफरत भी खत्म हो जाएगी, प्रेम और सद्भाव और महात्मा गांधी का रास्ता अपना लेगी। उस दिन हमारी सारी शिकायतें समाप्त हो जाएगी। मोहन भागवत पर दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने कहा कि देश की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग 1984 के दंगों में कांग्रेस ने की थी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है। इस दौरान सारंग ने भागवत के बयान को सही बताया। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो दिग्विजय सिंह को कुछ दिन पाकिस्तान में रहने की सलाह तक दे डाली। परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने बहुत सही बात बोली कि तथाकथित बुद्धिजीवी जो वाम विचार के हैं, वो संघ को, भारतीय जनता पार्टी या हमारे से जुड़े हुए संगठनों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगर दिग्विजय सिंह जी को ऐसा लगता है तो कुछ दिन राहुल कराची में रहकर वहाँ पर जरा प्रवचन कराएं, जगत गुरु जी को ले जाएं, स्वरूपानंद जी महाराज जी के प्रवचन कराएं, वहाँ के यजमान बने, तब समझ में आएगा दिग्विजय सिंह जी को क्या मॉब लिंचिंग है। केवल हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कांग्रेस नए नए शब्द गढ़ती है और संघ प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी का जो प्रश्न है या उनने जो समाज से या सरकारों से किया है, वो बिल्कुल 100% सत्य है। देश में मॉब लिंचिंग से जुड़ी अब तक कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिस पर देश में समय समय पर सियासत भी होती रही है। अब इस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस संघ और बीजेपी पर हमलावर हो गया है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस को अपने हिसाब से जवाब देती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि मॉब लिंचिंग से संघ का कोई वास्ता नहीं है। संघ प्रमुख का ये बयान
भले ही किसी की तरफ भी इशारा कर रहा हो, लेकिन कांग्रेस ने इस बयान पर जमकर सवाल उठाए हैं। आखिर संघ प्रमुख का बयान कहां तक सही है और उस पर कांग्रेस के सवाल कितने सटीक? आज ऐसे ही तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। आपका तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ वासुदेव शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपचंद यादव जी, पूर्व महापौर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और SS अस्थाना साहब, संपादक फर्स्ट प्रिंट के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण नापित, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बहुत ही बढ़िया पैनल हमारे साथ है, लगता है चर्चा भी बहुत अच्छी ही होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले मैं अस्थाना साहब आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। भागवत का बयान और ये बीजेपी की तरफ से आना, कांग्रेस की तरफ से ये कहना, बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं को बदनाम करने के लिए नए नए तरीके देखे जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग हमारी देश की परंपरा में ऐसा कोई नाम ही नहीं है। कहा यह जा रहा है कि मोहन भागवत साहब ने शुरुआत की तो बीजेपी की तारीफों के बुल बांधे, अनुच्छेद 370 को लेकर, चंद्रयान को लेकर, और उसके बाद संघ पर निशाना साधने वालों के लिए भी उन्होंने कई तरह से बातें रखी कि जो ये सब कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, संघ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से देखा जाए उनकी इस बातचीत को और हो रहे आरोप प्रत्यारोपों को? अस्थाना साहब। पारुल जी, ऐसा है कि पहले तो इसका जहाँ से उदय हुआ इस वर्ड लिंचिंग का, वो हर क्रांति, अमेरिकन क्रांति हो, फ्रांस की हो, जर्मन की हो या यूके की हो, उसमें लिंचिंग होती थी और वो होती थी क्वैश करने के लिए विद्रोहियों को। तो ये लिंचिंग वर्ड का कांग्रेस से कोई लेना था, कांग्रेस नहीं कॉइन किया है, ये वर्ड पत्रकारिता ने बनाया है, पत्रकारिता से आया है ये वर्ड। मैं आपको खुद बता सकता हूँ कि इस लिंच वर्ड को मैंने भी शुरू में जब यूज़ किया था तो मुझे लगा था कि क्या लोग कहेंगे, लेकिन तथ्य ये है कि ये लिंचिंग भी आ चुकी है भारतवर्ष में, इसमें कोई शक नहीं है। अब कहाँ से आई और क्यों आई उसका भी मैं आपको बताऊं, जिसका जिक्र किसी ने नहीं किया है। ये गौ माता के कुछ चीज़ें बीजेपी के राज से हमें सौगात में मिली है, ये मान लीजिए। वो हैं गौ माता जी, जैसे कि बाकी जो हिंदू हैं, जो कांग्रेस में भी हों मान लीजिए, तो जैसे वो तो पूजा करते ही नहीं है गौ माता की, लेकिन इनकी जो घोर पूजा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय दिग्विजय सिंह के राज में एक बार बहुत बड़ा साइंटिफिक कन्क्लेव किया गया था, जिसमें मैं भी वक्ता था, और उसमें जो वैज्ञानिक प्रूफ हैं वो कुछ भी नहीं है कि गाय का जो मूत्र है वो दूसरे मूत्रों से, एक्सक्रीटा से अलग है, गोबर हो, वो एक्सक्रीटा एक ही चीज़ होती है, वो दैट इज़ मतलब उसे जो मल त्याग कर दिया जाता है उसका कोई उपयोग नहीं है, वो सब उपयोग बराबर थे। उसमें कोई ऐसी चीज़ साइंटिफिकली नहीं पाई गई थी, जबकि दिल्ली से भी दिग्विजय सिंह जी ने अपने राज में बुलवाए थे लोग। हम उसका विरोध करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए थे, नंबर एक। नंबर दो, जब एक अभियान, बीजेपी के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब ये अभियान, ये भी तो कांग्रेस में भी है, ये अभियान को अभियान रहने दें, उसको उन्माद बना लेते हैं। वहाँ प्रॉब्लम आती है कि जब ये उन्माद बन चुका है, बेफिजूल में उन्माद बन चुका है। और ये गलत है कहना कि ये सही है कि ये इंडियन वर्ड नहीं है, हमारे कुचलना कहते हैं। विद्रोह को कुचलना और लिंचिंग एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं है ये। लेकिन लिंचिंग वर्ड आ गया इसलिए कि विदेशों में नहीं, अंग्रेजी में ये यूज़ होता रहा है और बहुत सारे कंट्रीज़ में होता रहा है, और ऐसा नहीं है कि नया वर्ड गठित किया गया हो कोई। जी सर। तो उन्माद को जो है वो दबाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं आप एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं जी, कि ये पार्ट डेमोक्रेसी का नहीं है, ये पार्ट है मोबोक्रेसी। जब इतना बढ़ जाता है, कौन लोग हैं जिनके पास इतना समय है, क्या उन्हें रोटी नहीं कमानी है? ये सब बेरोजगार हैं, स्पॉन्सर्ड लोगों की उनकी रोटी वहीं से आती है, जो उनको डांस वहाँ दिखाना होता है, कार्यक्रम दिखाना होता है। नहीं सर, लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश है, तो क्या मॉब लिंचिंग करने वाले केवल हिंदू होते हैं या फिर मुस्लिम होते हैं, या पर्टिकुलर किसी कास्टिज्म को इसे जोड़कर देखना चाहिए?
आप मुझसे पूछ रहे जी हैं। सर, आप ही कंप्लीट करें इस बात को। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक एक गाय को लेके वो हुई है, लिंचिंग हुई है। इसमें सारे हिंदूवादी हैं, इसमें सारे बीजेपी और ये आरएसएस उसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से इट इज़ एविडेंट। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं गढ़ रहा हूँ। फिलहाल तो ये है स्थिति। मुस्लिम्स ने लिंचिंग, मुस्लिम्स तो वैसे भी अब जो है वो रहना सीख गए हैं। पहले ज़रूर ये हरकत इधर उधर करते थे जो मुस्लिम वर्ग था, ठीक है, अब वो नहीं हो पा रहा है। जी जी जी, आपकी बातों का सीधा जवाब प्रवीण नापत जी से ले लेते हैं। प्रवीण नापत जी, जल्दी से जी आप बोलिए। क्या कहेंगे आप? प्रवीण नापत जी, अभी अस्थाना साहब बता रहे थे कि किस तरह से लिंचिंग शुरू नहीं, हुई। मैं सिर्फ हिंदुओं को अस्थाना बदनाम साहब जी करने के की लिए कहने तथ्यों पे के डिबेट साथ। करूंगा या आपके कहने पे डिबेट सर करूंगा? सवालों उसका जवाब, अगर नहीं, आपको नहीं, लगता है आप उन तय बातों कर में दीजिए दम है, मुद्दे। या आप उसे सही मानते हैं गलत मानते हैं, अपना पक्ष नहीं तो नहीं, रखेंगे। मुद्दा आप तय कर दीजिए। अब अस्थाना जी ने तो कह दिया कि गऊ के मूत्र में कुछ नहीं है, तो फिर मैं कैसे मानूं? दुनिया के अकेले इंसान होंगे, पूरा देश है। अपना पक्ष रखिए। मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ ना, तो मुझे डिबेट का मुद्दा आप दोगी, अस्थाना जी के मुद्दे से डिबेट नहीं हो पाएगी ना। मॉब लिंचिंग को लेकर मॉब जिस लिंचिंग तरह जैसी से- कोई चीज नहीं है। अभी तबरेज जो था, चोर था, जनता के यहाँ से किसी के घर से वो चोरी करके निकल रहा है। चोर को इस देश के अंदर कभी भी किसी ने, हमेशा उसकी पिटाई हुई है, पिटाई करते हुए उसकी थाने में मौत हुई है, तो थाने में मौत करने ये लिंचिंग है क्या? और क्या अब क्या किसी का कैसे वर्ण व्यवस्था देख करके तक पिटाई होगी क्या किसी की? कोई चोरी करता है, डकैती करता है, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करता है, तो पहले उसका धर्म पूछेंगे, फिर उसके साथ वर्ण व्यवस्था पूछेंगे, तब उसके साथ मारेंगे पीटेंगे। जनता है, जनता को लगा ये चोरी करा मारा, अब उसमें तवरेज हो गया या कोई हो गया। ये लिंचिंग यूपीए की सरकार थी तब नहीं आया, अभी बीच में आया था 2014 के पहले असहिष्णुता। अब असहिष्णुता मैं डिबेट के लिए देके जा रहा हूँ ये शब्द, इस पर बाकी वक्ता बोलें। हमने तो जो बोलना था, परम पूज्य डॉक्टर मोहन राव भागवत ने कह दिया, आपने कह दिया कि गौ के लिए फ्रंट ऑर्गेनाइजर्स हैं। अरे क्यों नहीं होंगे? हमको हमारे माता पिता ने पैदा किया, साइंटिस्टों ने पैदा नहीं किया। उन्होंने हमको संस्कार दिए, गौ माता है तो हम मानेंगे माता है। उन्होंने कहा ये पेड़ आपको भगवान से जोड़ेंगे तो हम मानेंगे, क्योंकि हमारे माता पिता ने बताया, हमारे समाज ने बताया, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया। भावनाएं हैं आपकी, ठीक है, मैं उसे गलत नहीं मानती। उसी भावना को ये ठेस पहुंचा रहे हैं कि अपशिष्ट पदार्थ है, वो अपशिष्ट पदार्थ। अरे साहब, वो कैंसर के जो मरीज हैं वो गौमूत्र पीते हैं, और कैंसर हॉस्पिटल तक में लिखा है, आयुर्वेद में उसकी जिक्र किया है, आयुर्वेद की किताबों में जिक्र किया है, आप उसको कर दें। दिग्विजय सिंह जी तो यही कह रहे थे कि केसरिया और गेरुआ वस्त्र पहने लोग बलात्कार करते हैं, तो फिर वो लिंचिंग क्या हुआ? फिर मौलाना लोग हम लोग कहेंगे तो फिर आपका हो गया लिंचिंग है। इसलिए उनके उस बयान को सब जगह निंदा हुई, पर हमने नहीं दिया मत। उस वीडियो का क्या जिसके बाद मौत हुई थी लिंचिंग के मामले में, जब नारे लगवाए जा रहे थे? कैसा? जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे थे, उसके बाद ही तो मौत हुई थी ना सर। वो भी तो वीडियो वायरल हुआ था। तो फिर सिख दंगों के बारे में क्या हुआ था? ये कौन सी लिंचिंग? वो शब्द कहाँ से लाओगे? क्या उनको क्या घर घर से निकाला नहीं गया? उनके केश नहीं काटे गए क्या? उनको जलाया नहीं गया? जबलपुर में नारे लगवाए गए हैं, ये तो मानते हैं ना, मान तो लीजिए, हम मानते हैं। नहीं होगा ना, ये विषय तय नहीं होंगे। अगर इतिहास को झकोरोगे तो उसके पन्ने तो पलटेंगे। जब पन्ने पलटने की कोई कोशिश करेगा तो उसको बोलने दिया जाए। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आप 1984 के बारे में बात करें, खुल उसके बारे में हम के जवाब ले लेंगे। मैं तो अभी आप बताइए, जय श्री राम के नारे लगवाकर पीट कर मार डालना, क्या ये लिंचिंग नहीं है? एक मिनट, मुझे अस्थाना जी, और क्या किसी अल्पसंख्यक समुदाय से या किसी मुस्लिम समुदाय से आकर जय श्री राम के नारे लगवाएगा कोई? ट्रक रोका, भारतीय जनता पार्टी के किसी जिलाध्यक्ष ने रोका, अब मुझे ऐसा नाम, किसी सांसद ने गऊ से भरा ट्रक जा रहा हो, बीच सड़क पे खड़ा हो गया हो, ऐसा कोई मंत्री था? आपने अपनी बात रखी। एक सिंगल क्वेश्चन अपना मेरा ये है कि मोहन भागवत साहब के बयान के मायने क्या निकाले जाएं? नापित जी, आप ही से, नापित जी आप ही बताइए क्या मोहन भागवत जी के जो बयान आए हैं सामने, उसके मायने क्या निकाले जाए? तारीफ को हटा दीजिए तो। कि हमको लिंचिंग से कोई लेना देना नहीं। जो सरकार और लोकतंत्र में हैं वह लोग लोकतंत्र का पालन नहीं कर पाए, जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया। जब मैंडेट नहीं दिया तो आप किसी को लिंचिंग कहोगे, कभी आप असहिष्णुता की बात करोगे, कभी आप ये कहोगे। रिपीट हो रही है आपकी बातें, मैं लौटूंगी आपके पास। यह रिपीट नहीं हो रही है, यही तो उसका मतलब। तो आपने मुझसे मतलब पूछा, मैंने इस देश के कई विचारक जो फिल्मी हस्ती, उन्होंने कहा इस देश में हम सुरक्षित नहीं है।
क्या कहना चाहते हो? जो सुरक्षित नहीं ठीक है, कुल आपके मिलाकर- घर का कोई कब्जा कर रहे हैं, रजिस्ट्री हमने अपने नाम कराई है, क्या करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? अस्थाना और साहब, वही आप अवार्ड कुछ कहना लेने चाह रहे आते थे, जल्दी और से complete अवार्ड करें। से नाम आए तो कुछ लोग तो अवार्ड वापसी की गैंग भी थी। ठीक है, अस्थाना साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, ये जो अमित जी ने कहा, ये वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। विज्ञान ही एक सच्चाई है, बाकी सब मनगढ़ंत है। वैज्ञानिक तौर पे ये प्रूफ हुआ है कि गौमूत्र दूसरे मूत्रों से कोई बहुत विभिन्न नहीं है, बल्कि एज हार्मफुल एज अदर्स। अब उसके नए नए तरीके भी निकाले हैं। जेल में, सेंट्रल जेल में उसको वाष्पीकरण किया गया और उसको शुद्ध तरीके से निकाला गया है। बट इनका कहना जो है वो बिल्कुल एकदम दकियानूसी, कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर की बातें कर रहे हैं। आई हैव डन ए रिसर्च ऑन कैंसर, 20 साल से मैं कर रहा हूँ कैंपेन। वी डोंट ब्रिंग दिस। मैं आपसे कह रहा हूं, डॉक्टर्स नहीं आप बिल्कुल आयुर्वेद करते के हैं। जितने डॉक्टर हैं आप उन पे केस कीजिए कि आप इनको ये जो आप गौमूत्र की बात करते हैं, गौ से बनी ठीक है, हम चीजों की बात- टॉपिक से आप कहीं उनके और ऊपर जा रहे हैं। केस करिए। आप अगर साइंटिस्ट को मानते हैं तो आप उनकी बातों पे केस करिए। कौन ने आपको रोका? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप कहिए कि ये जितने गाय नहीं, अगर बना, गोबर scientist बना, अगर इससे गलत जितनी बोल भी रहे चीज हैं, है, ठीक है। आप उन पे केस करिए टॉपिक से हम और भाग आप बता जाएंगे, दीजिए सर। कि जो मैं हम करते हैं लौटूंगी। वही सही है। मैंने रविंद्र आपकी नाथ बात जी, को मैं आदर लौटूंगी। मैंने लौटूंगी, साइंस को बीजेपी भी मानती कैसे हो है। सकता हूँ? ये जब ये मेरी प्रूफ माँ मुझे ने नहीं मुझे करना पैदा है। करके बताया कि ये गौ माता है, मैं कैसे दकियानूसी? ठीक है, मैं अपनी ठीक माँ है, की ठीक बात, है, पिता ठीक की है, बात ठीक है मानूंगा, सर, ठीक है, इस ठीक है। समाज की वासुदेव बात शर्मा मानूंगा जी, कि जल्दी से आपकी बात। मानूं मैं। वासुदेव शर्मा जी, क्या कहेंगे आप मोहन भागवत के बयान पर? क्या मॉब लिंचिंग हिंदू कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य से इसका कोई लेना देना नहीं है? 1984 मॉब लिंचिंग थी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अस्थाना जी ने एक अच्छा शब्द दिया है इसको, लीचिंग को, जो है कुचलना। और कुचलना कोई भारत में कोई नई चीज़ नहीं है जी। हम कुचलते आए हैं। हम जहाँ से चले थे, जब सामंती व्यवस्था थी, उससे पहले की दास व्यवस्था थी, हमने क्या किया था? जो ताकतवर व्यक्ति था उसने कमज़ोर को कुचला है। और जब कमज़ोर व्यक्ति ताकतवर हो गया है तो टकराव हुआ है। ये इसकी सिंपल सी जो परिभाषा है। मैं आपको अपने गांव का एक उदाहरण देता हूँ, लगभग 40 साल पुराना है। हमारे गांव में एक वाल्मीकि परिवार रहता था। पड़ोसी गांव के लोग आए, उनने उनकी पिटाई की, हमारे गांव के लोग भी शामिल हुए और उसको गांव से भगा दिया। मेरे जीवन की ये पहली एक घटना थी जिसको आप लीचिंग कह सकते हैं, जिसको कुचलना कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे खून में भरा हुआ है। हमारे जो संपन्न तबका है वो एक खास तबके को दबा के रखना चाहता है, उसके ऊपर अपना रुतबा कायम करके रखना चाहता है। और ये रुतबे की लड़ाई है जो शुरू हो चुकी है। अभी क्यों हुई? अब जैसे गाय पे बहस चल रही थी। गाय, हम 40 साल पहले कह सकते हैं, गाय को इतना जगह नहीं दी जाती थी जितनी आज दी जा रही है। क्यों? क्योंकि आज वो विचारधारा बहुत ताकतवर हो गई है जो गाय के जरिए वोट बटोरती है। पहले ये विचारधारा उतनी ताकतवर नहीं थी। नंबर दूसरा, 84 की दंगे की बार बार बात आती है। मैं आपकी जानकारी में एक बार ले जाना चाहता हूँ। हम मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं। 84 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत थी। यहाँ कमलनाथ नेता थे, या माधवराव सिंधिया नेता थे, या दिग्विजय सिंह नेता थे, अर्जुन सिंह नेता थे, मतलब बहुत बड़े बड़े नेता थे। श्यामाचरण शुक्ल थे, विद्याचरण शुक्ल थे, बहुत सारे। लेकिन इस मध्य प्रदेश में 84 में एक भी सिख राइट नहीं हुआ था, एक सिख की हत्या नहीं हुई थी। मैं ऑब्जेक्शन लेता हूँ। जी, हरेंद्र सिंह बब्बू के परिवार को जला के मारा जबलपुर में। आज भारतीय जनता पार्टी, आप ऐसे कह सकते हो एक नहीं, गुरुद्वारे जलाएं, जवाहर चौक के गुरुद्वारे जलाएं, मैं गवाह हूँ उस बात का। मेरी बात पूरी हो जाने दे। ये इक्का दुक्का थी। और ये जो कह रहे हैं ना, मैं इसका जवाब भी दे रहा हूँ, इक्का दुक्का कोई घटना हुई होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कोई सिख राइट नहीं हुआ था, सिखों का कत्लेआम नहीं हुआ था। मैं उस समय ग्वालियर में रहता था। मैं एक अखबार में नौकरी करता था, भास्कर में। हमारे सिटी रिपोर्टर हुआ करते थे परिहार साहब। जब 84 की जो घटना हुई, पूरे कांग्रेसी सब लोग हमारे मित्र थे, सब लोगों ने कहा कि हमको निकलना चाहिए। वहाँ तमाम सारे जो सिख हमारे मित्र थे, उनको सबको हमने अपने अपने घरों में रखा था। और कांग्रेसियों ने जो अभियान चलाया था, जिसमें वासुदेव शर्मा नाम के कांग्रेसी नेता थे, जिसमें गजराज सिंह सिकरवार जो आज बीजेपी में पहले समाजवादी हुआ करते थे, गोविंद सिंह समाजवादी हुआ करते थे, इन सब लोगों ने अभियान चलाया था, उनको सुरक्षित रखा। और इसके खिलाफ ग्वालियर में सिखों के खिलाफ उन्माद पैदा करने का अभियान कहाँ से चल रहा था? वहाँ के स्वदेश अखबार में, जिसमें प्रभात झा वहाँ सिटी रिपोर्टर थे, उनने लोगों को उकसाने का काम किया था। मैं इसका गवाह हूँ
तो इसलिए 84 के दंगे में, 84 की घटनाक्रम में और जो उन्माद पैदा हुआ, जो तनाव पैदा हुआ, उसमें बीजेपी आरएसएस का हाथ है। और ये मैंने कई शहरों में मैंने देखा कि वहाँ पे जितनी भी रिपोर्टें हुई उसमें आरएसएस और बीजेपी उस समय थी नहीं, आरएसएस के लोग उसमें इन्वॉल्व पाए गए, क्योंकि आरएसएस आप चैनल में कुछ भी बोले जा रहे हो, मैं सुनता जाऊं। मैं आप हमको बता रहे हो कि हमने उन्माद पैदा किया बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, आपने जाके रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई उस समय? भारतीय जनता पार्टी, सुन तो लीजिए, 1980 में बनी, 4 साल के अंदर हम लोग इतने ताकतवर हो गए कि दंगा करा। तो आरएसएस की बात आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आप ऐसे कह सकते हो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं? आप मुझे बताइए, भारतीय जनता, सुन लीजिए, खुलेआम कह रहे हो, आप ऐसे 4 साल करने दीजिए ना प्रवीण नापित जी, आरएसएस की स्थापना कंप्लीट करने दीजिए। तो ये बौखलाहट किस बात की? 1925 में कंप्लीट करने दीजिए। आरएसएस की आप स्थापना ऐसे कैसे, आप स्टूडियो में किसी को बुला के संगठन के व्यक्ति को कहो कि वो दंगा फैला रहे? पारुल जी, मैं ये गलत बात है, सर ये गलत बात है। प्रूफ कर दीजिएगा, आप प्रूफ कर दीजिएगा, लेकिन जो बोल रहे हैं उसकी बात मत काटिए ना। 4 साल में इतनी बड़ी ताकत हो गई। आप आप 1985 से काम कर रहे हैं। ये भी कह रहे हो प्रभात जमा बैठ के उन्माद फैला रहे थे। भाई वो मैं अरे आपने प्रेस काउंसिल से क्यों नहीं हटा दिया? आपकी एक संस्था अपनी है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। चलिए आपस में ना बहस करें। देना चाहिए। मैं लाटूंगी, भाई मेरे में उस समय की सर, परिस्थितियों माफी का के जिक्र साथ कर मैं रहा हूं, आपकी उसमें तरफ से आगे बढ़ प्रभात रही भी युवा थे, हम भी युवा थे, आपने ये हम कहा भी ये कि काम कर रहे थे, वो भी एक वासुदेव शर्मा सर, प्रभात जमा बैठ के कि दंगा फैलाने को, दंगा फैलाने ये आपस में सर चर्चा ना करें। मैं लौटूंगी, दो तरीके होते हैं। मैं लौटूंगी। दीपचंद यादव जी, दीपचंद यादव जी, सर मैं लौटूंगी। पहले दीपचंद पारुल यादव जी, जी, ये नापित जी से मैं आपके माध्यम से निवेदन कर लूं कि जब कोई बोल रहा हो, जैसे मैं भी बोलूं, मेरी बात सुनो नापित जी, मेरी नापित जी मेरी बात सुन लीजिए। अरे मेरी बात तो सुन लो आप। अरे उनको शुरू तो अरे करने मेरी बात दीजिए तो प्रवीण सुन। नापित अरे भाई जी, मैं क्या कह रहा हूं, शुरू करने दीजिए उनको, अभी तो उन्होंने बोला ही नहीं है। जल्दी से सबको आपके 4 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, 4 को आप अपनी अपनी बात कहने का अवसर देती है। जब जिसका भी अवसर आए वो आप उसको बोलने की स्वतंत्रता होना चाहिए, लेकिन उसको ये स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए कि दूसरों को बोलने ही ना दे। एक तो आपके ये सुनिश्चित करना आपका काम है। अब जिस टॉपिक को लेकर हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, मॉब लिंचिंग, पहली बात तो है कि मोहन भागवत जी ने कल दशहरे पर जो भाषण दिया, मैं सुन रहा था उसको, उनका सुना, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था कि उन्होंने लिंचिंग कहाँ शब्द आया, फलाना हुआ। हम लिंचिंग शब्द कहाँ से आया और उस पर फिर रिएक्शन दिग्विजय सिंह जी का, उस पर विश्वास जी का, उस पर रामेश्वर जी का, ये सब जिम्मेदार लोग हैं और अपनी अपनी बात कहने का इन्होंने कहा। लेकिन मैं अब लिंचिंग शब्द, सबसे पहले तो लिंचिंग के लिए मॉब कौन इकट्ठा करता है? मॉब एक सेकंड में तो इकट्ठा नहीं हो जाता। कुछ घटना होने के बाद कोई ना कोई लोग इकट्ठे होते हैं, या पहले से इकट्ठे हो जाते हैं, घटना बाद में होती है, तो ताकि पहले मोटिवेटेड होकर आ जाओ कि हमको ये करना है। तो लिंचिंग मतलब ये जो अस्थाना जी ने या अभी कहा गया कि जिस तरह से लिंचिंग और किसी चीज़ को कुचलना, दबाना, विद्रोह को दबाना, ये अमेरिका का भी, इंग्लैंड का भी और सब जगह का, जर्मनी सब जगह उदाहरण दिए गए। लेकिन मेरा अपना सोचना है कि ये लिंचिंग शब्द ये ज़रूर है कि आज हम जो घटनाएं जो घट रही हैं देश के अंदर, उन घटनाओं से आज लिंचिंग शब्द ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और उसी पे मोहन भागवत जी को बोलना पड़ा कल। अदरवाइज इससे पहले लिंचिंग शब्द मैं समझता हूँ कि ये अभी कुछ सालों से पहले लिंचिंग शब्द सुना ही नहीं था। माप तो सुना था, भीड़ सुनी थी, ये सब सुने थे, लेकिन लिंचिंग शब्द आज, और उस पर डिबेट भागवत जी ने जो कहा उसके ऊपर आज हम डिबेट करने बैठे। तो पहले ये होना चाहिए कि कोई घटना हो, उस घटना की प्रतिक्रिया में फिर कोई मॉब इकट्ठा हो, और मॉब इकट्ठा होकर के जिसने घटना की हो उसके साथ में मारपीट हो, बंद कराया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, जेल भेजा जाए, वो एक ये तीसरा फेज़ हो गया। तो हमको ये तीनों फेज़ों को जोड़ के देखना पड़ेगा। आज बहस इस बात की नहीं होना चाहिए है कि गाय ने क्या किया, भैंस ने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं। आज बहस इस बात की है कि ये जो प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, जो अभी एक असहिष्णुता की बात करी, मैं असहिष्णुता के स्थान पर मैं एक और शब्द जोड़ता हूँ, असहमति। आज असहमति जो शब्द है, असहमति आज आप शासन में या किसी पार्टी पार है,
जो मिनिस्टर है उनसे या जो एक विशेष विचारधारा के लोगों से आपने असहमति की या आपने अपने स्वतंत्र उद्गार व्यक्त किए, तो और लेकिन वो आपसे मेनली खाते हैं, तो वो कभी तो राष्ट्रद्रोह में बदल जाता है, कभी मॉब लिंचिंग में बदल जाता है, कभी दूसरे शब्दों में बदल जाता है। तो आज हमको अपनी परिभाषाएं, शब्दों की शाब्दिक परिभाषाएं, इस पे हमको पारुल जी आपने बहुत अच्छा विषय आज, हमको ये शाब्दिक परिभाषाएं जो हमारी होंगी इन पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता कि किसने जेल में बंद किया, लबरेज था, तबरेज था, फलाना था, ढिमका था, वो तो आपको करना करते रहिए वो लेकिन जो शब्द हैं, शब्दों का जो इस्तेमाल हो रहा है आज पार्टी इन पार जो है, जिस तरह के लोगों के विरोध, आज अगर किसी ने 50 लोगों ने जो देश को प्रतिनिधित्व करते हैं विभिन्न विधाओं के अंदर, अगर एक पत्र लिखते हैं तो वो राष्ट्रद्रोह के शामिल हो जाते हैं। ये इन सब बातों पे पूरे राष्ट्र को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों किया जा रहा है हमारे विरुद्ध। जो भी ये आज की बात नहीं है, ये अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाएंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाएंगे, मुसोलिनी को देखेंगे, हिटलर को देखेंगे, स्टालिन को देखेंगे, तो उनके विरुद्ध किसी ने भी शब्द बोला तो वो उसके जगह कहाँ होती थी, या तो गैस चैम्बर में होती थी, या फिर बुलेट के सामने होती थी, या फिर जेलों के अंदर होती थी। आज ये प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, इस प्रवृत्ति पर बहस होना चाहिए, इन प्रवृत्तियों को रोकना चाहिए। आज हम हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, डेमोक्रेसी में आपको अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। अगर आपको विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा जाएगा तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी। आज डेमोक्रेसी का ही तो सबसे बड़ा, डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी में बदलती हुई दिखाई दे रही है, शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, और जो घटनाएं इन दिनों हम देख रहे हैं, डेमोक्रेसी को जिस तरह से मोबोक्रेसी में बदलने के लिए कोशिश की जा रही है और हमारा असहमति को जिस तरह से कुचला जा रहा है, ये आज देश के सामने और विद्वानों के सामने हम एक छोटी-छोटी प्रतिक्रिया सभी से लेते हुए चलेंगे, विचार होना चाहिए। ठीक है सर, संक्षेप में अस्थाना साहब क्या कहना चाहेंगे जल्दी से। देखिए, एक बड़ी अच्छी चीज़ यादव साहब ने कही कि असहमति भी उतना ही वो अगर असहमति नहीं होगी तो मैं नहीं हूँगा, मैं और प्रवीण जी नहीं होंगे, प्रवीण जी और यादव जी नहीं होंगे, यादव जी भी नहीं होंगे। सर ये तो डेमोक्रेसी है ना कि कई लोग पैनल में एक दूसरे से सहमत नहीं है। असहमति के बिना तो डेमोक्रेसी ही नहीं है। फिर हम सहमत हो जाए, हम उनसे सहमत हो जाए, हम आपसे सहमत हो जाएं। सवाल ये है कि लिंचिंग को, ये जो वर्ड है मैंने आपको बताया, इसका उत्पाद जो है वो पत्रकारिता का है, ये किसी पार्टी का नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लेकिन सर कोई इसकी मुझे जड़ बता क्या दो है उसे भी ढूंढना जरूरी है। कैसे ये खत्म होगी, वरना एक व्यापक रूप लेती हुई चली जाएगी और फिर इसका हल ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा। ये एक सामाजिक बुराई है, ये आ चुकी है तो जाएगी भी, इसकी विदाई भी होगी। विदाई जब हम सब लोग सहमत हो जाएं इस पे कि भाई ये गलत है और ये वाकई लेकिन मॉब लिंचिंग की घटनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटना भी तो ठीक नहीं है ना सर। जिस तरह से मोहन भागवत जी का बयान आया कि आरएसएस को बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है, तो ये मुझे नहीं लगता कि एक सिर्फ वर्ग विशेष ही इसमें पर्टिकुलर इन्वॉल्व है। कोई आरएसएस को बदनाम नहीं कर सकता, इतनी ताकत नहीं है किसी में अभी भी। ये मैं उनके पक्ष में कह रहा हूँ। चलिए मान लीजिए आप। ठीक, वासुदेव शर्मा जी। जी बोले सर, क्या कहेंगे? अभी इतनी बातें सुनी आपने, देखिए आपकी तरफ से क्या पक्ष है? ये आज वैचारिक मामला है। हिंदुस्तान की राजनीति एक वैचारिक राजनीति की तरफ बढ़ चुकी है। आज हमें गांधी जी को चुनना है या गॉडसे को चुनना है। दरअसल राजनीति इसी तरफ जा रही है। आज बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान का गॉडसे की विचारधारा को स्वीकार कर चुका है, जिसमें अपर मिडिल क्लास इसके युवा जो है उससे बहुत प्रभावित है। एक दलित शोषित पीड़ित तबका और जो शिक्षित तबका है वो गांधी जी के रास्ते पे इस देश को ले जाना चाहता है। इन टकराव इसी बात का है। आज आगे आने वाले दिनों में ये टकराव और बढ़ेगा। आप सोच रही होंगे कि एक घटना हो गई फिर बहस चल जाएगी, दूसरे नहीं, और बढ़ेगा ये। पहले वो मुसलमानों के खिलाफ होती थी, अब दलितों के खिलाफ हो रही है, ट्राइबल्स के खिलाफ हो रही है, और छोटी जातियों के खिलाफ। मेरे पास समय कम है, जल्दी से प्रवीण जी संक्षेप में। ये जैसे लिंचिंग की बात है तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, केरल में कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, तो इस पर कोई नहीं बोला।
एक आध कोई छोटा मोटा कोई चोर हो चक्का वही अगर कहने का चला, मतलब सुन वही लीजिए था ना कि मेरी, वर्गों में मत बांटिए नहीं मैं क्यों नहीं, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता कहा ना, उसमें वर्ग का कहा मैंने तो कहा किसी का नाम लिया क्या, उस कार्यकर्ता दलित, अब जैसे दलित की बात करें तो दलित की जो रहनुमाई करने वाले लोग हैं वो जो मुझे बता दें कि अंबेडकर जी के खिलाफ चुनाव किसने लड़ा था, वो कांग्रेस बता दे 2 बार अंबेडकर को किसने चुनाव हराया था। तो अब ये मैंने कहा ना इतिहास के पन्ने होंगे तो पन्ने तो खुलेंगे, तो उस पर मत जाइए आप। मेरा कहना है का ये कि कहीं कोई भी घटना होती है, उत्तर प्रदेश में हैंडपंप पे पानी पीने पे लड़ाई हो जाती है, पानी भरने पे लड़ाई हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी को आप पहले सांप्रदायिक कहते थे, अशून्यता कह देते थे। मैं यादव जी की बात से सहमत हूँ। सोशल मीडिया पर भी सवाल चल रहे हैं कि मॉब लिंचिंग के पक्ष में है मोहन भागवत या विपक्ष में है, आपकी तरफ से क्या है इस पर मत? देखिए फिर मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो जो पूरा फेक होता है कई बार। मैंने कहा मोहन भागवत जी ने, मोहन भागवत जी ने, परम पूज्य मोहन भागवत जी ने जो कहना था खुलेआम कहा, लाइव में कहा, कोई किसी से कि संघ का कहीं किसी से हत्या पर मारपीट पर कहीं कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जल्दी से दीपचंद यादव जी फटाफट। तो मैं ये कहूँ कि आरएसएस को, मोहन भागवत जी सबको इस पे अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए जनता के सामने कि वो इस तरह के जो प्रवृत्तियाँ इस तरह से जो पनप रही हैं इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं या उनकी निंदा करते हैं या उनका सहयोग करते हैं उनको, और फिर शासन को इस मामले में, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के कई प्रदेशों के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है भी, तो उनको ये चाहिए कि लोगों की जान माल की रक्षा करना। और जो गायों की बहुत का बात करते हैं, अगर गायों के लिए आप यहाँ से लेकर सागर चले जाइए, इंदौर चले जाइए, रात में बैठिए तो वहाँ पे गाय किस तरह से रोडों पे उनको पहले सुरक्षा की व्यवस्था सब शासन, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार है, उनकी व्यवस्था करें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और ये इस तरह का ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान चले जाएं, यहाँ चले जाएं, लोगों को थोड़ा अपना माफी के साथ आप सभी से इजाजत सर, उसमें सीमाओं में रह करके बात मुझे अब इजाजत नहीं देता और यहाँ जरा सी किसी ने असहमति करी, अरुण जी जरा सी किसी ने असहमति करी, पाकिस्तान चला जाओ, इंग्लैंड चला, इजाजत चाहूंगी आप सभी से, क्योंकि जो टॉपिक था वो हॉट टॉपिक था। मॉब लिंचिंग एक ऐसा मसला है जिस पर हत्याएं हो जाती हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन आज तक किसी को आरोपी नहीं बनाया गया, किसी को सजा नहीं हुई। और उसको लेकर अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का इस तरह से कहना कि आरएसएस को बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है, तो भला बदनाम करने के लिए किसी की कोई भी जान ले सकता है? बदनाम करने के लिए जय श्री राम के नारे लगवाकर उसे पीट पीट कर मार दिया जाएगा और उसके बाद गाय तक सियासत चली जाती है। शुरुआत कैसे हुई, खत्म कैसे होगा, सभी पहलुओं पर हमने बात करने की कोशिश की। बीच में गाय का भी टॉपिक उठा। गाय को लेकर तो आप सभी जानते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन फिक्र करना हमें नहीं आता है। अब फिक्र कैसी हो रही है ये तो आप अपने शहरों की सड़कों पर देख ही लेते होंगे, लेकिन सवाल वहीं आकर खड़ा होता है कि मॉब लिंचिंग शब्द भले ही किसी ने भी दिया हो, लेकिन आज ये विकराल महामारी की तरह फैलती जा रही है। किसी को अगर किसी के विद्रोह को खत्म करना हो तो इकट्ठा हो जाइए, पीट पीट कर मार दीजिए। न कानून आपका कुछ कर सकता है और ना ही किसी तरह की सजा आपको मिल सकती है। ये कैसे संभव है कि आखिर किसी की जान चली जाती है और दोषी कोई भी नहीं होता है? मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।